चलो किधर दे लास्ट याद है क्या? पेज नंबर 395, पेज नंबर क्या बोला है? 395। लिखो ना, एक क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल लिखो पहले नोटबुक में, हेडिंग दो, रेड पेन से। पॉइंट नंबर कौन सा है? 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 लिखो, टैक्स कंप्यूटेशन फॉर नॉन रेसिडेंट। टैक्स कंप्यूटेशन फॉर नॉन रेसिडेंट लिखा? उसमें लिखो 5 लाइन छोड़ के लिखो, 5 लाइन या 5 7 8 लाइन छोड़ के क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन के बिना समझेगा नहीं, क्वेश्चन लिखना। डिटरमाइन, हाँ एग्जाम्पल, डिटरमाइन टैक्स लाइबिलिटी, डिटरमाइन टैक्स लाइबिलिटी of Mr. A, a non-resident, of Mr. A, a non-resident, who has remitted $10,000 to India, who has remitted $10,000 to India, which was used to make an investment in purchasing the shares of A Limited on 7th November 2023, on 7th November 2023, Purchasing a share. of A Limited on 7th November 2023 मिला? नेक्स्ट लाइन या सेम लाइन पे लिखो, he sold this shares for rupees 150 per share, on 1st July 2024, on 1st July 2024, लिखा? पेड अ ब्रोकरेज ऑफ 2% ऑन सेल्स, 1% ऑन सेल्स लिखो ना, पेड अ ब्रोकरेज ऑफ 1% ऑन सेल्स। एंड लास्ट पॉइंट, परचेज प्राइस ऑफ शेयर was rupees 70, purchase price of shares was rupees 70, लिख दिया है क्या? आंसर बोलोगे क्या प्लीज? कंप्यूटेशन ऑफ क्या बोला है? कैपिटल गेन बोला है ना यार? Yes. फॉर्मेट बोलो ना, इधर ध्यान देना, FEOC माइनस विल गिव मी माइनस, गवर्नमेंट बोलता है कि लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, नॉन रेसिडेंट को इंडेक्सेशन हम लोग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे उसका भी लॉजिक है, मैं बताता हूँ। प्लीज बोलो, शेयर्स कितने में बेचा है? 150 पर शेयर। अरे बराबर है 150 पर, अच्छा नीचे एक पॉइंट लिखाना भूल गया मैं, सॉरी। नेक्स्ट लाइन पे लिखो ना, डेट ऑफ ट्रांसफर क्या दिया है? 1st July. नेक्स्ट लाइन पे लिखो, ऐसा 3 कॉलम जैसा बनेगा। लिखो एक्सचेंज रेट वॉज, ऐसा लिखो ना, मैं बता दो को। एक्सचेंज रेट वॉज लिखा पहले, एक्सचेंज रेट वॉज हेडिंग दिया, फिर यहाँ पे लिखो बाइंग रेट, बाजू में लिखो सेलिंग रेट, और यहाँ पे आएगा डेट बाइंग रेट सेलिंग रेट, डेट बाइंग रेट सेलिंग रेट लिखा। डेट में लिखो कभी बेचा उसका डेट लिखो ना, 1st July 24, बाइंग रेट 85, सेलिंग रेट 87, फिर बाद में परचेज कभी किया था? 7 November 23, 80 एंड 81, 80 लिखो और 81 लिखो, 80-81 बराबर, दैट्स इट, बराबर है। बाइंग रेट में लिखा ना 80-81। अच्छा अभी सिंपल है बेटा,
कितने में शेयर्स बेचा है प्लीज ये बताओ। 150 पर शेयर। अब मेरे को बोलो ना, पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स मुझे फाइंड आउट करने रहेंगे। दिए है क्या नंबर ऑफ शेयर्स? मेरे को बोला है कि मैंने $10,000 रेमिट किया है। कितना रेमिट किया है? विच वॉज यूज टू परचेज द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। और नीचे दिया है परचेज प्राइस कितना है? 70। तो अभी इससे नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालूं? सो ये राइट है क्या रॉन्ग है? नीचे लिखो ना, लास्ट पॉइंट लिखो ना प्लीज, सॉरी लास्ट में लिख दो। मिस्टर ए फॉर परचेजिंग द शेयर्स converted dollar at the rate of 80.5 rupees 80.5 rupees लेगा 80.5 रुपीज। अभी मेरे को बोलो ना बेटा, $1 का ₹80.5 चल रहा है, बराबर 80.5। सो उसने जब $10,000 रेमिट किए होंगे, कितना रुपये में कन्वर्जन हुआ रहेगा? 8,05,000। अरे बराबर है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? 8,05,000। अरे बोलो यार। एंड प्राइस पर शेयर कितना है? ₹70। अरे बराबर है। तो इसको डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा? तो इसने 11,500 शेयर्स खरीदे। कितने खरीदे? 11,500। इसने $10,000 रेमिट करके 11,500 शेयर्स खरीदे। कैसे आया? $10,000 रेमिट किया मतलब इंडियन करेंसी में 8,05,000 रेमिट किया। 8,05,000 रुपये से 70 रुपये का शेयर खरीदा तो 11,500 आ गया। कितना आ गया? 11,500। तो 11,500 शेयर्स इसके पास है। एग्जाम में 100% है, नीचे जो शेयर्स क्वांटिटी मैंने फाइंड आउट किया वो दिया रहेगा, 100% दिया रहेगा, बट मैंने सिर्फ एक मैक्सिमम सम बनाया। सो बेटा कितने में शेयर्स बेचा है बताओ ना? 11,500 शेयर ₹150 में बेचा। तो कैपिटल गेन्स के लिए एफईओसी कितना है? 17,25,000। ट्रांसफर एक्सपेंसेस 1% दिया है तो 17,250 बराबर है। नेट कंसिडरेशन नहीं निकालना है, वेट प्लीज। एक्सचेंज रेट एंड डॉलर्स समझ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। सिर्फ लॉजिक बाद में समझेंगे, पहले प्रैक्टिस देखो प्लीज। रुपीज में इन्वेस्टमेंट किस में किया था? डॉलर में। उसने डॉलर रेमिट किया मतलब इन्वेस्टमेंट डॉलर में हुआ। फिर कन्वर्ट करके रुपीज में बाद में खरीदना तो रुपीज में ही है, बट इन्वेस्टमेंट तो डॉलर में हुआ ना यार। सो गवर्नमेंट बोलता है जो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया वो करेंसी में कैपिटल गेन निकालना है। क्या जो करेंसी में किया वो करेंसी में निकालो। क्यों निकालना है वो आपको समझ जाएगा। ये मैंने पॉइंट नंबर 1 निकाला। अरे बोलो यार। बराबर है। ये मैंने पॉइंट नंबर 1 निकाला, बराबर है। अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है डॉलर्स में, बराबर है। सो प्लीज बोलो, सेल वाले डेट का एक्सचेंज रेट लूं या परचेज वाले? सेल वाले ना। ये अपन सेल का देख रहे हैं ना। ट्रांसफर एक्सपेंस भी सेल का है, वो भी सेल का है। तो सेल पे 2 रेट दिया है। बाइंग रेट कितना है? 80। सेल पे बाइंग रेट कितना है? 85 ना, वो तो परचेज का था। और सेलिंग रेट 87। तो 85 और 87 का एवरेज लेना है। 85 प्लस 87 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज रेट कितना चल रहा है? 86। तो 17,25,000 डिवाइड बाय 86 058। डेसिमल में आया कितना? 8 के बाद। हाँ, उसके बाद ट्रांसफर एक्सपेंसेस करो। 17,250 डिवाइड बाय 86 200.5813। इसलिए करो बिकॉज डॉलर्स में तो डेसिमल का वैल्यू होएगा। ये मैंने सेकेंड पॉइंट फाइंड आउट किया और ये मैंने थर्ड पॉइंट फाइंड आउट किया। नेट कंसीडरेशन बताओ कितना आएगा डॉलर्स वाला? .5578 चलेगा। 3 डेसिमल तक बहुत है।
558 अरे बराबर है बेटा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है, कितने में खरीदा था? 70 rupees. कितने में? 70 रुपीज पर शेयर। तो 11,500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹70 खरीदा रुपीज में था, कितना? 8,05,000. 8,05,000 बराबर है बेटा। 8,05,000 को भी अपने को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो सेलिंग रेट लो या बाइंग रेट? Buying rate. बाइंग रेट कितना था, मतलब बाइंग के डेट का रेट कितना था? 80 एंड 80 and 81. तो मैं बोल सकता हूँ एवरेज रेट लेना है 80 + 81 डिवाइड बाय 2, ये 6 पॉइंट है। बोलो कितना आ रहा है? 80.5. तो 8,05,000 डिवाइड बाय 80.5 10,000. 10,000, तो ये आ गया परचेज प्राइस। अरे बोलो यार। Yes. तो कैपिटल गेन बेटा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, अपने एग्जाम में शॉर्ट टर्म है बिकॉज 2000 नवंबर 23 और जुलाई 24 12 महीने के अंदर बेच दिया यार। Yes. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, इंप्रूवमेंट कुछ नहीं दिया हुआ है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा 9,857.558। इतना पॉइंट समझा है? ये किस में आ गया? डॉलर्स में। अरे यार किस में आ गया? Dollars. इंडिया में टैक्स रुपीज में भरोगे या डॉलर्स में? Rupees में. तो इसको आपको रिकन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई सुन रहा है क्या? क्या करना पड़ेगा? रिकन्वर्ट। रिपीट नहीं करे, क्या करना पड़ेगा? रिकन्वर्ट। तो रिकन्वर्ट कौन से पे करो? कभी ये कैपिटल गेन कभी निकाल रहे हो? Sell पे. सेल पे ना, तो सेल पे 2 डेट दिया है। एक बार मॉड्यूल पढ़ो ना प्लीज, पेज नंबर 395 पे सेकेंड डॉट है, सेकेंड डॉट मिला नीचे देखो, सेकेंड डॉट। रिजल्टिंग कैपिटल गेन शैल बी रिकन्वर्टेड इन इंडियन रुपीज एट टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। अरे यार नहीं समझा तो एक मिनट ध्यान दो। जब मैंने एफईओसी निकाला तो एवरेज रेट लिया, Yes. जब मैंने सीओए निकाला तो एवरेज रेट लिया, बट जब कन्वर्ट करोगे तो सेलिंग डेट का रेट लेना है। सेलिंग डेट पे कौन सा रेट है बताओ? 2। 85 and 87. बट 85 से कन्वर्ट होएगा। सब जगह पे एवरेज रेट है, सब जगह पे, Average. बट वो डेट ऑफ ट्रांसफर का लेना है, बट बाइंग रेट लेना है। डेट ऑफ ट्रांसफर के डेट पे बाइंग रेट, बाकी सब जगह पे सेल पे बाइंग एवरेज रेट, परचेज पे एवरेज रेट। जब रिकन्वर्ट करोगे तो बाइंग रेट पे करना है। बोलो कितना आएगा? 8,37,892. सॉरी 8,37,800। 92. बस ये रुपीज में तो डेसिमल अवॉइड करोगे तो चलेगा। 0.4. पॉइंट, हाँ वो ठीक है। पॉइंट नंबर 10 बराबर है। सब जगह पे मैं यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे जा रहा था, लास्ट में यहाँ से यहाँ पे आया। तो सर इतना मगजमारी क्यों किया? कैलसी लो। रुपीज में सेल कितने में था? 17,25,000 कैलसी पे लो, माइनस रुपीज का ट्रांसफर एक्सपेंसेस 17,250 करो, माइनस रुपीज का सीओए 8,05,000 करो। 9,02,007. तो अगर आप रुपीज में आंसर निकालते तो 9 लाख जो भी आंसर आता, बट अगर आपने डॉलर में निकाल के कन्वर्ट किया तो 8,37,000 आ रहा है। Yes. रुपीज में कितना था? 9 लाख, 2,750. मतलब ऑलमोस्ट 70,000-80,000 का आपको वैल्यूएशन कम आ रहा है। तो नॉन रेसिडेंट का फायदा हुआ है नुकसान? फायदा ना। कैपिटल गेन का अमाउंट कम आया तो टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, कम भरना पड़ेगा? कम। सो नॉन रेसिडेंट को बस वही बोला, आप कभी भी कन्वर्ट करोगे ये हमेशा डॉलर्स कम आएगा रुपीज से, हमेशा। तो इसलिए इन लोग को बोला है कि आपको एडवांटेज देने के लिए हम लोग ने पहले बोला है कि आप डॉलर्स में कैपिटल गेन निकालो और फिर रिकन्वर्ट करो। किस में निकालना है? डॉलर्स में निकालना है और क्या करना है? रिकन्वर्ट करना है। तो सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो दैट इज व्हाई यू कैलकुलेट दिस। और सिंस ये एडवांटेज है तो इसलिए इंडेक्सेशन हटा दिया, नहीं तो डबल एडवांटेज हो जाता। आईसीओए लेते तो कॉस्ट और बढ़ जाता ना यार, तो उसके लिए वो इंडेक्सेशन उन लोग ने नहीं लिया। समझेगा? लिखो ना प्लीज। ये क्या करूँ, मेरे को जेन्युइनली बोलना, ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा तो मैं लिखा दूं क्या? नंबर ऑफ शेयर्स। ये कभी नहीं आएगा तो एग्जाम में वो जो लास्ट लाइन उसके बाद या फर्स्ट लाइन में लिखो ना ही। फर्स्ट लाइन क्या पढ़ो? आगे A non-resident who remitted 10,000 टू इंडिया। आगे Which which was used Per- to make an investment in purchasing share. हाँ परचेजिंग, the share. एक मिनट, परचेजिंग उसके आगे लिखो ना 11,500 शेयर्स, ऐसा। परचेजिंग 11,500 शेयर्स, परचेजिंग 11,500 शेयर्स बराबर है। बस फिर आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर कॉपी करो, थियरी के लिए अपने लाइन छोड़िए, उधर लिखा दो।
एवरेज रेट, सेलिंग डेट का एवरेज रेट, डेट सेल्स वाला लिया बट एवरेज रेट लिया 85 प्लस 87 डिवाइड बाई 2। पर वो भी लिख दो ना 4 points क्या अमोल, कौन सा 4 पॉइंट्स? जो आप लिखा था ना कैपिटल ऐसे हाँ वो ठीक, अभी इसमें नहीं लिखा रहा हूँ बिकॉज ये वो बेसिक है इसलिए। एग्जाम में अगर ऐसा है हाँ लिखना है, हमेशा हर सम में लिख देना, उसका मार्क्स नहीं है बट अपने लिए वो इजी हो जाता है बस, उसका मार्क्स कुछ नहीं। घर पे जाके पढ़ अगर लिया तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। कितने लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है 4 हेड्स सारे? बाकी का क्या बाकी है? वो तो ठीक है, जो चल रहा है वो नहीं, बाकी सब पढ़ लिया क्या पहले? 4 हेड हो गए ना अपने, तो सारे कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? चारों हेड में से कुछ भी एक बाकी ऐसा कोई है? जेन्युइनली हाथ उठा, उसमें क्या है? सबने पढ़ लिया सारे। सैलरी और वो तो चल रहा है ना, वो ठीक है। सैलरी कभी पढ़ोगे? ऑफिस जाते हो क्या? कभी से कभी रहता है, क्या टाइमिंग है? 11 से 7। सी ए फॉर्म में कौन से? किधर है? पार्ला में, हनुमान रोड में जानता हूँ बहुत अच्छे से। क्या नाम बोला? GMS। मैकडॉनल्ड्स तो वो स्टेशन रोड वाला ही, उसके तो वो तो पूरा एरिया मेरे को पता है बट वो याद नहीं। वो बैंक ऑफ बड़ौदा है उधर, बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बनाई है। किसके? गप्पा टप्पा नहीं पता। हनुमान रोड पता है, वो भी पता है। मैकडॉनल्ड्स जो आप बोल रहे हो, उधर वो कोने पे फूल वाला बैठता है। हाँ, कितना सैलरी देता है? अच्छा देता है। और कितना साल हुआ? एज अ ग्रेजुएट जा रहे हो या एज अ CA ट्रेनी जा रहे हो? अकाउंट्स आता है? अकाउंट्स कर रहे हो उधर? अकाउंट्स आता है तो मैं अच्छी जॉब दिला सकता हूँ। अगर ट्रेनिंग की तरह नहीं कर रहे हो, जॉब चाहिए तो मैं दिला सकता हूँ। अच्छा, पार्लर में किधर से क्या था? किधर से? कभी नहीं सुना। तो उधर से इधर क्यों शिफ्ट हो गया था? बेच दिया? अच्छा। बाकी और कौन जॉब पे जा रहा है? कोई जॉब वाला नहीं है? अच्छा, तू तो वहाँ से आया ना, हैदराबाद से, जो हमारे मुंबई को गाली दे रहे हैं। अकाउंट्स का नौकरी है मेरे पास, अकाउंट्स देखना है। नहीं, अकाउंट्स पूरा टैली वाली। CA इंटर के एग्जाम के बाद जॉब चाहिए तो बोलना, मेरे को अप्रोच करना। CA फर्म में चाहिए तो भी अप्रोच करना, इंडस्ट्री में चाहिए तो भी अप्रोच करना, आर्टिकलशिप चाहिए तो भी अप्रोच करना। टैली सीख रहा है ना, हो जाएगा तो बोलना मेरे को। है मेरे पास जॉब रेडी है, अगर वैकेंसी फिल नहीं हुई है तो 100% दे दूँगा। बट अभी एग्ज़ाम के पहले मत करना कुछ भी जॉब, बिकॉज जॉब में इन लोग सब टॉक्सिक रहते हैं। मतलब टाइम 11 से 8 9 बजेगा, 4 बजेगा, क्या पता कितना बजेगा। मई के बाद अगर जॉब चाहिए तो बोलना। पार्ला में ही है, 2 जगह पे, वेस्ट में भी ईस्ट में भी है। कंपनी है प्रॉपर, ट्रेडिशनल बिजनेस है बट कंपनी है।
लिखा है ना? Yes. नीचे लिखो ना. अच्छा ये तो लिख दिया ना. ऊपर लिखो, ऊपर जहाँ पे लाइन छोड़ी थी उधर लिखना. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1. The below computation method is applicable. Below computation method is applicable. Below computation method is applicable only if non-resident has invested. Below computation method is applicable only if non-resident has invested in shares or debentures of Indian company. In shares or debentures of Indian company. लिखा है. पॉइंट नंबर 2. While computing capital gains, benefit of indexation is not available. लॉन्ग टर्म रहेगा तो भी नहीं है. हाँ नहीं मिलेगा. लॉन्ग टर्म पे ही मिलता है बट इसमें नहीं मिलेगा. बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल. नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा है? 3. पॉइंट नंबर 3. फॉर कंप्यूटेशन FVOC and transfer expense shall be converted to foreign currency at रेड पेन से एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. नेक्स्ट लाइन पे जगह है कि नहीं है? नेक्स्ट लाइन पे COA shall be converted at रेड पेन से एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज. एंड लास्ट, capital gains shall be reconverted to rupees. At रेड पेन से बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. ₹8 के बाद At buying rate on the date of transfer. लिखा है. समझा ये? मैंने नंबरिंग दिया है सो दैट तुम लोग को मालूम पड़े. पहले वो निकाला फिर उधर गए, फिर वो निकाला फिर इधर आए. समझ रहा है कि नहीं? पता नहीं चलता है. बराबर है. सो ये आपका हो गया. पेज नंबर कहाँ पे हो तुम लोग? हम तो पेज नंबर 387 है. मिला 387. फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 5 खत्म करके दो ना मुझे. इलस्ट्रेशन खत्म करके दो. कौन सा पे पढ़ रहा हूँ? 387 इलस्ट्रेशन है. जल्दी खत्म करना. डाउट है तो पूछना.
कर दिया? क्वेश्चन 6 भी अपन ने पहले किया है कहीं पे, देख लेना बस। 6 भी कराया मैंने। फाइव में डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। डन? डाउट? आज फ्राइडे ना, कल बजट है। कल बजट है ना, 1 अगस्त, 1 फेब। सुनोगे कि नहीं? अमेंडमेंट तुम लोग को एप्लीकेबल नहीं होगा जो भी पढ़ोगे। तो मई 26 में आएगा सीधा ही अमेंडमेंट, मई 26 में। तब तक तो क्लियर हो ही जाओगे ना। 3 अटेम्प्ट है अभी तो। 25 सितंबर, जनवरी। आंसर बोलो बेटा। सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज एक्टिव रहना। सम वम नहीं है, एट इंटर लेवल सम शायद पूछे भी नहीं आता है कभी, आज तक नहीं आया। तो पर थियरी तो काम कर अपने। अगर है ना एक कंपनी बंद हो रही है, तो कंपनी है, तुम लोग को पता नहीं, मेरे को अकाउंट्स में लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चैप्टर तो पहले था, हम लोग के टाइम पे था। तो लिक्विडेशन का एक प्रोसीजर है। स्टेप नंबर 1, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट देते हैं, फिर बाद में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को देते हैं, या नहीं है ना? हाँ, तो वो प्रेफरेंशियल मतलब गवर्नमेंट वो सब का भरते हैं, फिर अनसिक्योर्ड को भरते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भरते हैं, फिर बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट में पैसा मिलता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि नीरज कंपनी बंद हो गई है। मैंने बोला हाँ सर, अग्रीड। तो गवर्नमेंट बोलता है जब कंपनी बंद हुई तो क्या हुआ? मैंने बोला सर मेरा जो शेयर्स था वो चला गया ना, बंद हो गया मतलब शेयर होल्डर के शेयर चले गए, और कंपनी ने उसके बदले मुझे बोला कि मेरे को 2 लाख रुपया कैश मिल रहा है, और मेरे को कंपनी नॉर्मली एसेट वैसेट नहीं मिलता, सिर्फ थियरी है। कंपनी के पास कुछ एसेट थे, वो मुझे कंपनी ने दे दिए, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू है एसेट का 8 लाख रुपया। तो जब कंपनी बंद हुई 2 लाख रुपया मेरे बैंक में अमाउंट आया, और 8 लाख रुपए का मेरे पास एसेट आया, मतलब मुझे 10 लाख रुपया मिला है। क्या मिला है? 10 लाख रुपया। तो कंपनी बोलती है यार तेरा शेयर्स जा रहा है और तेरे को 10 लाख रुपया आ रहा है, तो ये जो शेयर्स जा रहा है उसका सेलिंग प्राइस मतलब एफईओसी 10 लाख हो गया। क्या 10 लाख हो गया? एफईओसी। वापस से पूछ रहा हूँ, शेयर होल्डर है या चला गया? अभी चला गया ना, अपना कैपिटल गेन चला गया, बराबर है। अगर मैं शेयर होल्डर हूं तो कुछ नहीं, बट शेयर्स चले गए और सामने से 2 लाख मनी भी आया, 8 लाख रुपया एसेट भी आया, तो 10 लाख रुपया अपने को टोटल मिल रहा है। तो ये अपने लिए हो गया क्या? सेलिंग प्राइस। मैं बोल रहा हूं सर आप जो बोल रहे हो बराबर है, बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है। जब कंपनी बंद हुई ना, कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़ा हुआ था 25 लाख रुपए का। कितने का? 25 लाख। रिप्लाई नहीं दे रहे तुम लोग। कितने का? 25 लाख। और मेरे पास कंपनी के 10% शेयर है। कितने शेयर है? 10%। तो बेटा ये 25 लाख रिजर्व में कैसे आया होगा ये बताओ। 25 लाख रिजर्व में कहां से आया होगा? पास्ट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। क्या बोला? पास्ट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो कंपनी के पास प्रॉफिट था, कंपनी ने नहीं बांटा। तो मैं बोल रहा हूं कि सर ये जो 10 लाख रुपया मिल रहा है, आप बोल रहे हो शेयर्स का प्राइस है। कोई सुन रहा है क्या? ये मैं नहीं मानता हूं। 25 लाख रुपया जो है क्या, उसका 10% मेरा हिस्सा है। तो ये जो 2.5 लाख रुपया है 10 लाख में से, ये मेरा डिविडेंड है जो पहले कंपनी ने नहीं दिया था।
अरे यार ये क्या है, जो पहले कंपनी ने, तो अब बंद हो रही है तो देना पड़ेगा ना यार, तो इसको गवर्नमेंट बोलता है बात तो तेरी बराबर है, ये आ गया डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C, और ये टैक्सेबल होएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। किधर टैक्सेबल होएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, आई थिंक पढ़ाया था, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बोला था लिक्विडेशन अपन कैपिटल गेन में करेंगे। कोई सुन रहा है क्या? 222A रिलीजिंग एसेट ऑफ द कंपनी, एयरटेल वाला एग्जांपल कराया था। बी बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सी लिक्विडेशन, डी मतलब रिडक्शन इन एसेट, बाय बैक वो सब हो सकता है, और लास्ट क्या था, लोन्स, वो तो पढ़ा था 10% शेयर होल्डर वो वाला, बराबर है। सो जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है और कंपनी के पास अगर कंपनी से आपको एसेट या मनी मिल रहा है, तो जो एसेट और मनी मिलेगा उसका हमेशा दो ट्रीटमेंट होएगा। पहला ट्रीटमेंट होएगा जितना रिजर्व्स में हिस्सा है वो डिविडेंड में चला गया, और जो बैलेंस बचा वो बैलेंस एफईओसी बन जाएगा। माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस कुछ है तो माइनस करो, अरे बोलो यार, नेट कंसीडरेशन कितना आ गया 750, माइनस प्लीज बोलो शेयर्स का कॉस्ट अपने को मालूम होगा नहीं होगा, होगा ना, जब खरीदा तभी तो कॉस्ट होएगा ही ना यार, तो जो सीओए है सीओआई है माइनस करो, कैपिटल गेन्स आ जाएगा। क्लियर है क्या हो रहा है, कंपनी कैसे क्या हो रही है, तो शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, मनी प्लस एसेट, क्या मनी प्लस, तो मनी प्लस एसेट का दो ट्रीटमेंट, पहला डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C और अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, और जो बैलेंस बचेगा वो शेयर्स का क्या बचेगा, FVOC। अच्छा, कंपनी जब बंद हो रही है तो कंपनी एसेट जब डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं आएगा, बिकॉज पागल CS में L था लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अरे क्या था, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सो लिखो ना प्लीज नोटबुक में, सम नहीं आएगा, मैंने सम के फॉर्म में कराया समझाने के लिए। क्या हेडिंग दे रहा हूं, पॉइंट नंबर 6 बराबर, स्पेशल केसेस में पॉइंट नंबर 6, वो स्पेशल पॉइंट ही चल रहा है अभी तक। पॉइंट नंबर 6 क्या था, क्या लिखो, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। वहां से दो एरो, फर्स्ट एरो पे डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी फर्स्ट एरो पे कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, उस पे नीचे सिंगल एरो बना के लिखो, एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी, एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी ऑन लिक्विडेशन, ऑन लिक्विडेशन is not regarded as transfer, is not regarded as transfer, and no capital gains, and no capital gains। ठीक है, सेकेंड एरो पे शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसके नीचे सिंगल एरो बना के अमाउंट ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम कंपनी, अमाउंट ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम कंपनी अपॉन लिक्विडेशन, अमाउंट ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम कंपनी अपॉन लिक्विडेशन, नेक्स्ट लाइन पे प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड ऑन लिक्विडेशन, plus fair market value of asset received on liquidation, लिखा। फिर वहां से दो एरो बनाओ, जो लास्ट पॉइंट अभी लिखा वहां से दो एरो, वहां से दो एरो, फर्स्ट एरो पे टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated profit, to the extent of accumulated profit, to the extent of accumulated profit taxable as deemed dividend, taxable as deemed dividend under section 222C, under section 222C, उसी के नीचे लिखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
लिखा. नेक्स्ट सेकेंड एरो पे बैलेंस उसी के नीचे एरो बना के विल बी ट्रीटेड एज क्या? FVOC of shares for computing capital gains लिखा है. दैट्स इट. तुम लोग का नेक्स्ट लेक्चर 10:45 है या 10:15 है? 10:15. दैट्स इट.